नमस्कार, संसद टीवी के इस विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियम्बरा। आज हम सब हैं गया जी में। गया जी की अन्य विशेषताओं के साथ उनकी एक और विशेषता है यहाँ स्थित विष्णुपद मंदिर। लेकिन क्या आपको पता है कि इस विष्णुपद मंदिर का निर्माण किन कलाकारों ने किया, उन्हें कहाँ से लाया गया था? आज इस विशेष कार्यक्रम में चर्चा इन्हीं बातों पे। गया जी में फल्गु नदी के किनारे स्थित है विष्णुपद मंदिर। कहते हैं इस मंदिर को भगवान विष्णु के पदचिन्ह के ऊपर बनाया गया है। ऐसी मान्यता है कि यहीं भगवान विष्णु ने गयासुर नाम के राक्षस को मोक्ष प्रदान किया था। तभी से उनके चरण चिन्ह यहाँ शिला पर अंकित हो गए हैं। यहाँ पीतरों की मुक्ति के लिए पिंडदान करने की प्राचीन परंपरा है। ऐसी मान्यता है कि त्रेता युग में सीता ने फल्गु नदी के किनारे राजा दशरथ का पिंडदान किया था। कहा जाता है कि जब भगवान राम, सीता और लक्ष्मण राजा दशरथ की मृत्यु के बाद पिंडदान करने गया जी आए थे, तब राम और लक्ष्मण आवश्यक सामग्री लेने के लिए चले गए थे। सीता जी को अकेला देखकर राजा दशरथ की आत्मा ने उनसे पिंडदान करने का अनुरोध किया, क्योंकि पिंडदान का मुहूर्त निकला जा रहा था। सीता जी ने फल्गु नदी के किनारे बालू का पिंड बनाकर वटवृक्ष, तुलसी, गाय और नदी को साक्षी मानकर पिंडदान किया। इस पिंडदान से संतुष्ट होकर राजा दशरथ की आत्मा ने उन्हें आशीर्वाद दिया। तभी से यहाँ श्राद्ध करने की परंपरा शुरू हो गई। यहाँ माता सीता, रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी वन गमन के समय में पिंडदान करने आए थे। तो माता सीता इस स्थान पर बैठकर स्नान पूजन कर रही थी। राम लक्ष्मण बाजार की साजो सामग्रियाँ लाने के लिए उस पार गए हुए थे। इसी बीच में दशरथ महाराज का आकाशवाणी आया कि हे पुत्रवधू, हमें पिंडदान दो। माता सीता ने बतलाया कि रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी बाजार से पिंडदान की सामग्रियाँ लाने के लिए गए हुए हैं, सामग्रियाँ लेकर आएंगे, तत्पश्चात हम लोग विधि पूर्वक पिंडदान करेंगे। ये सब बतलाने के बाद दशरथ जी बोलते हैं कि बात ऐसा है बहू कि हमें पुत्र के हाथ से पिंडजल की प्राप्ति नहीं हो सकती। हमें श्रवण कुमार के माता पिता का श्राप लगा हुआ है। श्रवण कुमार के अंधे माता पिता ने दशरथ जी को श्राप दिया था कि जिस तरह पुत्र शोक में विलाप में मैं मर रहा हूँ, तुम भी पुत्र शोक में मरोगे और तुम्हें भी पुत्र के हाथ से पिंडजल की प्राप्ति नहीं होगी। ये सब बतलाने के बाद माता सीता को दशरथ जी बोलते हैं कि जो भी सामग्री आपके पास में उपस्थित है, आप उनसे हमें पिंडदान कर दो, हमें ग्रहण हो जाएगा। तो माता सीता ने नदी से रेत लेकर दशरथ जी को हाथ में पिंडदान किया। श्राद्ध पक्ष में लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं और फल्गु नदी के तट पर पूजा करते हैं। मान्यता है कि पितरों के तर्पण के पश्चात विष्णुपद मंदिर में भगवान विष्णु के चरणों के दर्शन करने से समस्त दुखों का नाश होता है। इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर के प्रयासों का प्रतिफल है। उन्होंने वर्ष 1787 में विष्णुपद मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। इसके लिए राजस्थान से बेहतरीन पत्थर कारीगरों को गया लाया गया था।
ये कारीगर पत्थरों से कारीगरी में निपुण थे। ये जो अपना विष्णुपद मंदिर है ये कसौटी से बना हुआ है। हमारे पत्थरकट्टी गांव में 3 पहाड़ तो अनेकों हैं मगर सबका रूप अलग अलग है। वहाँ मोतिया भी है, तांबड़ा भी है, हंसराज भी है, सब माने कसौटी भी है, मिक्सिंग पहाड़ है। अंदर खुदाई करेंगे और भी पहाड़ निकलेगा और पत्थर निकलेगा। तो ये जो मंदिर जो बना हुआ है ये कसौटी पत्थर का बना हुआ है, जो हमारे पूर्वज लोग ने वहाँ से काम किए, वहाँ से पत्थर लेके आते थे, यहाँ बनता था। प्राचीनता, कलात्मकता और आध्यात्मिकता का अद्भुत मेल है विष्णुपद मंदिर। यहाँ सालों भर पिंडदान होता है। मंदिर परिसर में कई और छोटे छोटे मंदिर हैं। मंदिर के सभा मंडप में 44 पिलर हैं। इस मंदिर की ऊंचाई करीब 100 फीट है। मंदिर के शीर्ष पर 50 किलो सोने का कलश और 50 किलो सोने की ध्वजा लगी है। भगवान विष्णु के चरण की लंबाई करीब 40 सेंटीमीटर है। विष्णुपद मंदिर विशेष प्रकार के पत्थरों से बनाया गया है जिसे कसौटी कहते हैं। इस मंदिर में आपको कसौटी में तांबा भी है, माने अष्ट धातु टाइप का ये पत्थर है, जिसमें जो सुनार लोग रगड़ते हैं, सोना होना चांदी, उस टाइप का पत्थर ये खासियत है। पत्थरकट्टी गांव का यह नाम कैसे पड़ा, इसकी कहानी भी दिलचस्प है। यहाँ से 40 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है पत्थरकट्टी। अब तो उसका नाम महमार हो गया, मगर पहले पत्थरकट्टी के नाम से इसको उजागर हुआ था। कैसे हुआ था कि महारानी अहिल्याबाई होलकर ने बोला कि इस मंदिर को, विष्णुपद मंदिर को बनाना है तो आप लोग परचेजिंग करिए, पत्थर कहाँ है कहाँ नहीं है उसको आप परचेजिंग करिए। तो फिर हमारे पूर्वज लोग इस प्रोग्राम में जुट गए, भाई पत्थर कौन सा बढ़िया है कौन सा ख़राब है। तो मैंने गया बिहार से लेके आपको रोहतास ज़िले तक, जो बिहार का अंडर है, वहाँ तक पत्थर में पता चला कि भाई यहाँ पहाड़ है तो ये पत्थर में काम आएगा कि नहीं आएगा, वो पत्थर काम आएगा कि नहीं आएगा। ऐसे करके 7 पहाड़ इन लोग पूर्वज लोग ने चॉइस किया और 7 पहाड़ का टेस्टिंग करके ब्लॉक पत्थर में जिसमें वर्क हो सके उस पत्थर को इस्तेमाल करके देखा। तो ऐसे करके 7 पहाड़ मैंने हम लोग परचेजिंग में दिए थे, भाई चेक किए थे। तो ये पहाड़ कैंसिल हो गया, वो पहाड़ कैंसिल हो गया, वो पहाड़ कैंसिल, ऐसे करके 6 पहाड़ कैंसिल हो गया। तो 7वां पहाड़ जो था हमारे 40 किलोमीटर दूर पर पत्थरकट्टी गांव में था। तो वो तो पहले उसका अलग ही नाम था। हमारे पूर्वज लोग बताते हैं भाई अलग ही नाम था, पत्थरकट्टी नाम पड़ा वो पत्थर के कारण से। वहाँ जो पत्थर जो काम होने लग गया ना, जो हमारे वंशज लोग जो काम किए उस नाम से उसका नाम उजागर हो गया पत्थरकट्टी। प्रारंभ में पत्थरकट्टी गांव के पाषाण शिल्पियों को तत्कालीन प्रशासकों का संरक्षण मिला। बदलते समय के साथ वो संरक्षण जाता रहा और ये कारीगर अपने उत्पादों के लिए बेहतर बाजार की तलाश में गया जी पहुंच गए। वर्तमान में गया जी के साथ पत्थरकट्टी का संबंध बाजार का बन चुका है। पत्थरकट्टी के शिल्पी अपनी मूर्तियों और घरेलू उपयोग के उत्पादों को गया जी और बोधगया के बाजारों में बेचते हैं।
दोनों स्थानों में लगभग 30 से 40 किलोमीटर की दूरी होने की वजह से कई कारीगरों ने गया जी को ही अपना निवास बना लिया है। मूर्तियों का कारखाना भी वही है। वे पत्थर कट्टे से पत्थर लाकर उन्हें गया जी में ही तराशते हैं और फिर उन्हें बाजार मुहैया कराते हैं। गया जी में चांद चौरा से गुजरते हुए हमारी नजर ऐसी ही दुकानों पर पड़ी। अब उनकी कारीगरी सिर्फ पत्थर कट्टी गांव के पत्थरों तक ही सीमित नहीं है। ये अब मार्बल को भी तराशते हैं। जिन्हें जैसी जरूरत होती है वैसी कारीगरी मौजूद है। जैसे जिस चीज़ की मूर्ति की दरकार पड़ी, आपको ब्लैक में बनवाना ब्लैक बन जाती है, वाइट में है तो वाइट बन जाती है। सब तरह का काम होता है। मतलब इनका तो स्थापना का समय एक रहता है कि इस समय मूर्ति की स्थापना होती है। जैसे मैं आपको रामनवमी के समय में बजरंगबली का सेल अच्छा होता है, नवरात्रे में दुर्गा जी की सेल अच्छी होती है, और भी है ऐसे गणेश जी है, ये सब में सेल ठीक है अपना। और फिर अपना बोर्ड का काम यहाँ चलता है, बोर्ड अपना बनाते हैं, जो भी है बोर्ड बनता है, ये काम होता है। हमने एक पत्थर को विभिन्न रूपों में ढालने की पूरी प्रक्रिया को देखा, जाना। पत्थर को तराशना, उस पर किसी की सूरत को उकेरना, चित्रों में दिए गए भावों को उभारना इतना आसान नहीं है। इसकी पूरी प्रक्रिया है जिसमें एक गलती सारी मेहनत पर पानी फेर सकती है। हम लोग तो सोच रहे हैं कि इसको और आगे से आगे बढ़ाएं, ऑनलाइन के थ्रू हो या ऑफलाइन के थ्रू, जो भी जैसे बन रहा है वैसे कोशिश तो कर रहे हैं कि आगे बढ़ें। 300 साल पुरानी इस कला को अब जीआई टैग भी मिल चुका है। मूर्ति बनाने की शुरुआत सीला लेके आने से शुरू होता है। जैसे ये पत्थर है राजस्थान की, इसे हम गाड़ी में करके लेके आते हैं, ट्रांसपोर्टिंग करके लेके आते हैं, ख़रीद के लेके आते हैं। लेके आने के बाद में इसका प्रोसेस चलता है। हमने पत्थर हटाया, तो पत्थर इसलिए हटाया कि हमारा एक पत्थर फंसा हुआ था जिसको हम फाड़े थे। ये जो लाइनिंग आप देख रहे हैं, ये पत्थर मेरा फंसा हुआ था यहाँ पे। अब ये जो लाइनिंग देख रहे हैं, इसमें क्या हम लोग हैमरिंग करते हैं। इसमें पहले हैमरिंग करते हैं, फिर एक छीनी होता है जिसको फंसा के घन से मारा जाता है, तब ये टुकड़े होते हैं। उसके बाद में इसका प्रोसेस आता है, यहाँ से पत्थर लेके यहाँ आते हैं। यहाँ लाने के बाद में जो फ़ोटो हमें बनाना है, उस फ़ोटो का आकार से हम पत्थर को पहले तराशते हैं। उसके जो ओवर माल है उसे काट दिया जाता है। काटने के बाद में एक कंपास होता है जिसको इस पर सेट किया जाता है। सेट करने के बाद में एक डेमो होती है, एक पत्थर होता है, उसके हिसाब से वो काम होती है। ये हो गई डेमो। ये क्या मिट्टी से बनती है। किसी भी इंसान का फ़ोटो जैसा आप बनवाना चाहते हैं तो आप जो फ़ोटो दोगे उस फ़ोटो को हम मिट्टी में पहले बनाते हैं। मिट्टी के बनाने के बाद में इसको पार्टी, जैसे आप पार्टी हुए, आपसे अप्रूव कराया जाता है कि देखिए आपका चीज़ है या नहीं है। जब उनको समझ में आता है कि हाँ ये मेरा चीज़ है, तो फिर इसको फिर हम पीओपी में कर देते हैं। पीओपी का मतलब हुआ प्लास्टर ऑफ पेरिस। उससे क्या मिट्टी का मॉडल जो है वो टूटना फूटना माने किसी आघात से बचा रहता है। इसमें काम करने में हमारे को सुविधा होती है। उसके बाद में बन गए ये पत्थर में, इन्हीं का फ़ोटो है। ये जो देख रहे हैं इसे हम कंपास बोलते हैं हमारी भाषा में। अब इससे क्या है, ये 3 डंग पे यहाँ से उठा के यहाँ पे रखते हैं और एक एक नापी लेके, तो इस हिसाब से इसका कॉपी किया जाता है। जो आप देख रहे हैं डेमो से आप देखिए पत्थर में, वो आपको कॉपी लगेगा। तो इस तरीके से हमारा प्रोसेस है। जैसे आप देख रहे हैं, ये डेमो देखे, ये पत्थर में देखे, अब ज़रा देख के बताइए ये फ़ोटो को इनका है या नहीं है। ये काम हफ्ते भर का होता है और हफ्ते भर में भी एक आदमी का काम नहीं है, इसमें कई आदमी काम करते हैं। जैसे एक लेबर से लेके हेड मिस्त्री तक, जैसे मैं एक हेड मिस्त्री हूँ, मेरे तक चलता है काम। उसके बाद में मेरे बाद में भी आता है, इसकी पॉलिश होती है, फिर इसकी रंगाई होती है। इस तरीके से
हफ्ते भर का प्रोसेस में कम से कम 5 लोग 4 लोग काम करते हैं। जीआई टैग का मतलब है भौगोलिक संकेतक, जो यह बताता है कि यह उत्पाद किसी विशेष क्षेत्र का है और उसकी गुणवत्ता उस क्षेत्र से जुड़ी है। कलाकार चाहे तो पत्थर को तराशकर भगवान बना दे और कलाकार चाहे तो पहाड़ काटकर विष्णुपद मंदिर का निर्माण कर दे। आज इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।